बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। NA 249 कराची के ज़िमनी इंतखाब का मामला सुलझने की बजाय मजीद उलझता ही चला जा रहा है। पोलिंग को एक हफ्ता गुजरने के बावजूद तनाज़ा अपनी जगह पर बरकरार है, बल्कि तलखी अब मजीद बढ़ती चली जा रही है। इलेक्शन के नताइज मुयम्मा बन गए हैं। आज दोबारा गिनती के मौके पर गिनती की दरखास्त करने वालों ने खुद ही इस अमल का बॉयकॉट कर दिया है। 9 बजे जब गिनती का आगाज हुआ तभी ये मामला इख्तलाफात का शिकार हो गया और 10:15 पर वोटों की गिनती का अमल जो है वो तातुल का शिकार हो गया। मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार मुफ्ती इस्माइल ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर को दोबारा गिनती रुकवाने के लिए दरखास्त लिख डाली। बादजा पीपल्स पार्टी TLP और चंद आजाद उम्मीदवारों के अलावा बाकी तमाम सियासी जमातों ने दोबारा गिनती के अमल का बॉयकॉट कर दिया। NA 249 में दोबारा वोटों की गिनती का बॉयकॉट करने वाले उम्मीदवारों की जानिब से तहरीरी दरखास्त RO के पास जमा करवाई गई। मुस्लिम लीग नून, MQM पाकिस्तान, PSP, पासवान और आजाद उम्मीदवारों की जानिब से जमा कराई गई दरखास्त में कहा गया कि इन्हें फॉर्म 46 नहीं दिए गए। बैलेट बुक का काउंटर फाइल भी मौजूद नहीं, पोलिंग बैग्स पर सील जो होती हैं वो भी मौजूद नहीं है। हम वोटों की दोबारा गिनती के अमल का हिस्सा नहीं बन सकते। कुछ ही देर के लिए दोबारा गिनती का अमल रुका तो पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार कादिर खान मंदोखेल की जानिब से इलेक्शन कमीशन और मुखालिफ जमातों पर शदीद किस्म की तनकीद जो है वो की गई। टोटली नाकाम हो चुका है। इलेक्शन कमीशन जो है जामदारी का मुजाहरा पहली तारीख को भी किया, आज भी कर रहे हैं। री काउंटिंग हो गया तो फॉर्म 47, 46 का प्रोसेस खत्म हो गया। किसकी हिदायत पे चल रहा है कमीशन? कि हमने बता दिया कि BSP और MQM ने जो दहशतगर्द जमातें पहले से दहशतगर्दी कर रही थी, ये इतने बड़े वकील है तो अपनी सजाए याफ्ता कैद को पाकिस्तान ले आया। लीगी उम्मीदवार मुफ्ती इस्माइल ने भी इस हवाले से मीडिया से बात की। उन्होंने इल्जाम किया कि जो पहला बैग खुला तो वो सील्ड नहीं था। हमें कहा गया कि सील गिर गई होगी, सिर्फ पीपल्स पार्टी अंदर बैठी हुई है। हम इलेक्शन कमीशन में जाएंगे, कहेंगे कि दोबारा गिनती पर जो मजाक हो रहा है इसे रुकवाएं। उनका कहना था कि गैर इस्तेमाल शुदा बैलेट गिनने नहीं दिए गए, दस्तखत की जांच पड़ताल नहीं करने दी गई। सुबह RO ने कहा कि फॉर्म 46 नहीं देंगे, हमें कम से कम फॉर्म पर दस्तखत तो दिखा दें। बैग खुला तो उसमें सील नहीं थी, तो शायद गिर गई होगी। पीपल्स पार्टी सिर्फ अकेली उधर बैठी हुई है, जो इंसिस्ट कर रही है कि नहीं ये कर लो। उसे भी कह रहे हैं कि ये फॉरेन फार्स जो है, ये मजाक जो हो रही है, इसको रुकवाएं। RO ने कहा कि हम फॉर्म 46 नहीं देंगे, कम से कम सिग्नेचर तो दिखाओगे किसने सिग्नेचर्स करी। जैसे फॉर्म 45 चेक करोगे, RO ने ये हुक्म दिया कि हम फॉर्म 46 नहीं देंगे, जो कि कानून की खिलाफ वर्जी है। दूसरी जानिब तहरीक इंसाफ ने भी नताइज तस्लीम न करते हुए दोबारा गिनती का बॉयकॉट किया। PTI की जानिब से इलेक्शन कमीशन में ज़िमनी इंतखाब का रदम करार देने की दरखास्त भी दायर कर दी गई। दरखास्त में कहा गया कि इलेक्शन से पहले NA 249 कराची से 17,000 वोट दीगर शहरों को मुंतकिल किए गए। मनपसंद अफसरान की महकमा तालीम से प्रिजाइडिंग ऑफिसर उनको बनाकर लाया गया। पीपल्स पार्टी ने अपने उम्मीदवार को जितवाने के लिए तरक्याती मंसूबे शुरू किए, जबकि NA 249 के कई पोलिंग स्टेशन पर एजेंट्स को फॉर्म 45 नहीं दिए गए, इसलिए ज़िमनी इलेक्शन कालादम करार दिया जाए। इसी हवाले से तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार अमजद आफरीदी ने भी मीडिया से बात की। हमने अपील की थी कि हमें फॉर्म 45, 46 दिया जाए इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान में, तो फिर भी हमें नहीं मिला। क्यों फॉर्म 46 नहीं मिलता? किस तरह का इलेक्शन हुआ है? मैं इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान से इंसाफ की अपील कर रहे हैं। बाइकाट एप्लीकेशन हमने डाली है सुबह। प्रिजाइडिंग ऑफिसर तकरीबन 95% एजुकेशन डिपार्टमेंट से थे। धांधली हुई है, साबित हुई है। दीगर जमातों की बात की जाए तो PSP के रहनुमा हफीजुद्दीन की जानिब से RO पर जानिबदारी के इल्जामात आयद किए, जबकि MQM पाकिस्तान के उम्मीदवार हाफिज मुरसलीन ने यह कहा कि हमारे पोलिंग एजेंट्स को 80 के करीब फॉर्म 45 दिए ही नहीं गए। हम 9 बजे से दोबारा गिनती के लिए बैठे हुए थे, वोटों के थैले सील के बगैर थे और इस पर रस्सी बंधी हुई थी। इलेक्शन कमीशन की जानिब से उम्मीदवारों के बॉयकॉट के बावजूद गिनती का अमल जारी रखने का ऐलान हुआ। आज दोबारा गिनती का अमल जारी है। कुछ देर पहले खबर यह सामने आई थी कि 46 पोलिंग स्टेशन की गिनती मुकम्मल हुई है। इत्तलात के मुताबिक गिनती के दौरान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार कादिर खान मंदोखेल के जो हैं वो 59, लीगी उम्मीदवार मुफ्ती इस्माइल के 114, जबकि PTI के जो उम्मीदवार हैं अमजद आफरीदी साहब, उनके तकरीबन 19 वोट जो हैं अब वो कैंसिल हुए हैं, जबकि तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार के कुछ वोट्स में इजाफा भी हुआ है। इसी हवाले से हम जानेंगे कि आखिर क्यों बार बार जो है वो हर इलेक्शन मुतनाज़ा हो जाता है। क्या ये इलेक्शन कमीशन की नाअहली नहीं है कि साफ शफाफ किस्म का इलेक्शन कराया जाए जिस पर तमाम पार्टीज जो हैं उनको
कोई एतराज ना हो सके। और बात करेंगे कि क्या नून लीग और दीगर जमातों की जानिब से जो एतराज़ात उठाए जा रहे हैं क्या वो बिला जवाज हैं या फिर वो जो बातें कर रहे हैं वो बिल्कुल लॉजिकल हैं। जबकि इसके साथ साथ एक और अहम मामला है कि पीटीआई ज़िमनी इलेक्शन क्यों हार रही है। पिछले 12 ज़िमनी इंतखाबात में से सिर्फ एक सीट जो है उस पर पीटीआई कामयाब हुई है, 11 में तहरीक इंसाफ को शिकस्त का सामना करना पड़ा है। इसी मामले पर वज़ीर-ए-आज़म ने वज़ीर आला पंजाब से रिपोर्ट भी तलब कर रखी है। पीटीआई को नाकामी का सामना क्यों करना पड़ा है। सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार मज़हर अब्बास साहब जो हैं वो इस हल्के के मुतनाज़े किस्म के इलेक्शन के ऊपर हमारे साथ आज मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया मज़हर साहब, सीनियर तज्ज़ियाकार हैं, बहुत शुक्रिया। मज़हर साहब मुझे ये बताइएगा कि ये क्या हो रहा है, आखिर क्यों जो है वो हर इलेक्शन जो है वो मुतनाज़े हो जाता है। बिलखुसूस अगर हम 249 की बात करें तो ये जो नून लीग और दीगर जमातें जो एतराज़ात उठा रही हैं आपको लॉजिकल लगते हैं या आपको लगता है कि ऐसे बस इलेक्शन को मुतनाज़ा करने के लिए जो है वो बहाने बनाए जा रहे हैं। क्या वजह है कि पार्टियां जो हैं जब शिकस्त खा जाती हैं तो वो तस्लीम करने को तैयार ही नहीं होती कि वो इलेक्शन हार चुकी। शुक्रिया आयशा। देखिए अभी जो खुशाब में इलेक्शन हुआ उसका तो मुझे लगता है कि शायद दोनों पार्टीज ने इस चीज़ को कबूल किया है, क्योंकि अभी तक कोई बहुत इस तरह का शदीद किस्म का रद्दअमल सामने नहीं आया पीटीआई की तरफ से, जो कि तकरीबन 8-10 हज़ार का फर्क। यहाँ सूरत हाल जब इलेक्शन बहुत क्लोज होता है तो उसमें ये चीज़ें होती हैं, और वही मुझे लग रहा है कि ये इलेक्शन क्लोज था और जाहिर है 550 के करीब का डिफरेंस नज़र आता है। इससे पहले जो 2018 में इलेक्शन हुए थे उसमें भी तकरीबन 650 का डिफरेंस था। तो ये बहुत क्लोज मार्जिन होती है। इसी वजह से आम तौर पे जब इतनी क्लोज मार्जिन होती है तो पहला ऑप्शन कैंडिडेट यही अडॉप्ट करते हैं जो जिनको शिकस्त हुई होती है कि वो रिकाउंटिंग पे, क्योंकि हो सकता है कि बहुत से मुस्तरदशुदा वोट जो हैं वो उसको चैलेंज किए जा सकते हों, और इसी वजह से रिकाउंटिंग एक बहुत नेचुरल सी चीज़ होती है। जहां 500-400 का डिफरेंस हो कि वहां रिकाउंटिंग इलेक्शन कमीशन कर देते। इसी तरह जहां अगर किसी पोलिंग स्टेशन पे 5% से कम वोट पड़े हो तो उसमें भी ये चीज़ें आ सकती है। इलेक्शन कमीशन खुद भी फैसला कर सकता है। यहाँ जो आज हुआ, अगर ये बात दुरुस्त है ये इलेक्शन जो बहुत से बैलेट बॉक्सेस थे वो सील्ड नहीं थे प्रॉपरली, तो फिर ये इलेक्शन मुतनाज़ा हो गया है। फिर ये इसमें पीएमएलएन या पीएसपी या पीटीआई का जो मौक़िफ़ है इस लिहाज से उसमें वज़न आ जाएगा। लेकिन ये मामला मुझे लग रहा है कि अब इलेक्शन कमीशन से ज़्यादा इलेक्शन ट्राइब्यूनल तक जाने वाला है। अच्छा। और एन मुमकिन है कि फिर और इलेक्शन ट्राइब्यूनल में मामला बहुत लंबा खिंच जाता है। हालांकि कानूनी तौर पे उसको 4 महीने में फैसला देना होता है ट्राइब्यूनल को, लेकिन अब ये इससे हट के अब इसका रिजल्ट कोई भी हो, पीपल्स पार्टी के हक में हो या नून लीग के, पीपल्स पार्टी और नून लीग में ये कशीदगी अब बढ़ जाएगी और ये बढ़ रही है। दोनों पार्टियां अब इस सीट को सरेंडर करने को तैयार नहीं हैं। इसमें बहुत ज्यादा वजन पीटीआई के कैंडिडेट का नहीं लगता, क्योंकि वो बहुत 5वें नंबर पर थे। उनका वो कुछ भी आर्गुमेंट करें लेकिन वो आर्गुमेंट उनका स्ट्रांग नहीं लगता, इसीलिए वो शायद इसकी बात करें कि इन इलेक्शन को जो है कलअदम करार दे दिया जाए और नए अक्सर नौ इलेक्शन कराया जाए, जो कि मुझे उसका इम्कान कम नज़र आ रहा है। लेकिन बहरहाल ये चीज़ें अपनी जगह हैं। लेकिन इस वक्त ये जो अहम मामला था एक फॉर्म 45 का और 46 का, लेकिन उससे ज़्यादा क्रूशल ये है कि अगर रिकाउंटिंग के वक्त बैलेट बॉक्स आए और उनमें से कुछ बैलेट बॉक्स जो है वो अनसील्ड थे, तो अनसील्ड बैलेट बॉक्स तो फिर शकूक व शुबात बढ़ाते हैं। और ये बात अगर इलेक्शन कमीशन कन्विंस्ड होता है, और मुझे नहीं पता कि उस वक्त इस चीज़ को रोका क्यों नहीं गया, इलेक्शन कमीशन ने काउंटिंग क्यों जारी रखी। सबसे पहले तो ये इशू रिजॉल्व होना चाहिए था कि इलेक्शन ये बैलेट बॉक्सेस जो हैं ये इस तरीके से लेकिन काउंटिंग तो मज़हर साहब अभी भी जारी है। अभी भी कहा जा रहा है कि काउंटिंग हो रही है और ये सिलसिला चल रहा है। अब देखते हैं कि कब तक रिजल्ट आता है। आपको याद होगा इससे पहले डस्का का इलेक्शन जो है वो बहुत ज्यादा मुतनाज़े हो गया था। आपको लगता है कि ये भी जो है वो मामला उतना ही शकूक व शुबहात का जो है वो शिकार हो गया है अब तक? और ट्राइब्यूनल में जैसा कि आपने जाने की बात की, तो अगर ट्राइब्यूनल तो फिर बहुत लंबा टाइम लेता है, तो ये तो फिर मेरे ख्याल में किसी के भी हक में नहीं जाती बात अगर ट्राइब्यूनल तक बात चली जाती है तो। जी, मेरा ख्याल है मुस्लिम लीग नून तो ये चाहेगी कि इलेक्शन कमीशन इस मामले में, अब इलेक्शन कमीशन इसमें क्या कर सकता है? इलेक्शन कमीशन रीपोलिंग का कर सकता है। लेकिन मुझे इस वक्त जो है
کیونکہ کاؤنٹنگ جاری ہے. اس کا مطلب یہ کہ مفتاح اسماعیل صاحب نے یا پی ایس پی نے جو درخواست دی فوری طور پہ جو دی ہوگی، الیکشن کمیشن سے کہا کہ کاؤنٹنگ روکیں، وہ درخواست ان کی لگتا یہ ہے کہ نہیں مانی گئی. اب یہ جب کاؤنٹنگ کمپلیٹ ہو جائے گی، اس کا جو بھی ریزلٹ آئے گا ری کاؤنٹنگ کا، اس کے بعد ہی الیکشن کمیشن جو ہے وہ جو پارٹیز جنہوں نے بوائیکاٹ کیا ہے ان کی پلی اکثر نو پلی سنیں گی اور اس پہ طے کریں گی. لیکن پیپلز پارٹی پھر اس کو آسانی سے سرنڈر نہیں کرے گی. تو اس سے پیپلز پارٹی اور نون لیگ میں مجھے لگتا ہے کہ زیادہ تناؤ بڑھے گا اس میں، اور اس کے اثرات جو ہے مرکزی لیول پہ بھی اپوزیشن جماعتوں کے اتحاد میں آ سکتے ہیں. صحیح ہے. اچھا مرزی صاحب، اب جب ہر الیکشن جو ہم دیکھیں گے کہ اس طرح کے تنازعات کا شکار ہو جائے گا، تو پھر آپ کو نہیں لگتا کہ پھر تو ہم اسی بحث میں پڑے رہیں گے، پھر تو کوئی ترقی نہیں ہے، پھر تو کوئی جو ملک ہے وہ آگے نہیں بڑھے گا؟ تو پھر زیادہ جو ہے وہ انتخابی اصلاحات کی ضرورت جو ہے وہ بڑھ جاتی ہے. جب انتخابی اصلاحات کی بات کی جاتی ہے تو تب بھی کنسنسس جو ہے وہ ہم ڈیولپ نہیں کر پاتے ہیں. دیکھیے، اوور دا ایئرز کچھ ریفارمز ہوئیں جو سیاسی جماعتوں نے کی. مثلا پہلے انٹرم گورنمنٹ عبوری حکومت نہیں قائم ہوا کرتی تھی. پچھلے چند سالوں میں اب عبوری حکومت الیکشن کراتی ہے، اور اس میں بھی جو پرائم منسٹر کا تقرر ہے وہ گورنمنٹ اور اپوزیشن مل کے کرتی ہیں، اور اگر کنسنسس نہ بن پائے تو پھر الیکشن کمیشن نامنیٹ کرتا ہے. بالکل اسی طریقے سے یہ بھی ریفارمز ہوئی کہ الیکشن کمیشن کا جو چیئرمین ہے پہلے جو ہے گورنمنٹ کرتی تھی، اب اپوزیشن اور گورنمنٹ مل کر کرتی ہیں. تو بہت سی چیزیں ہوئی ہیں. آگے بھی اس پہ بات چیت ضرور ہونی چاہیے، مذاکرات ضرور ہونے چاہیے، لیکن مسئلہ صرف الیکشن کمیشن کا نہیں ہے. مسئلہ اگر الیکشن میں جو ریگنگ ہوتی ہے، ریگنگ کے جو چارجز، وہ جو ایک دوسرے پہ الزامات آتے ہیں، وہ صرف الیکشن کمیشن کے حوالے سے نہیں آتے، بلکہ الیکشن سے پہلے جو کچھ ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں، جیسے ہم پری پول ریگنگ کا نام دیتے ہیں یا پولیٹیکل انجینئرنگ کا نام دیتے ہیں، اس کو آپ کیسے ایڈریس کریں گے؟ پھر بالکل اسی طریقے کے الیکشن کے بعد جو صورتحال ہوتی ہے. تو میرا خیال ہے امپورٹنٹ یہ ہے کہ جس طرح بہت سی سیاسی جماعتیں دباؤ میں آتی ہیں، ان کو دباؤ میں لایا جاتا ہے، اس کو ایک کمپلیٹ پیکج کے طور پہ اگر ایڈریس کیا جائے تو شاید سیاسی جماعتیں پارلیمنٹ کے اندر اس پر بات کریں. لیکن اس وقت حکومت اور اپوزیشن میں کشیدگی اتنی ہے، تناؤ اتنا ہے. عمران خان یہ گورنمنٹ جو ہے ابھی بھی جو ہے وہ اپوزیشن کی جماعتوں پر الزام تراشی کرتے ہیں، اسی طرح اپوزیشن عمران خان پہ. اس ماحول میں جو ہے اتفاق رائے ہوتا نظر نہیں آ رہا، اسی لیے آرڈیننس بھی لیا ہے صدر صاحب. اب میری سمجھ میں صدر عارف الوی کا یہ کل میں ان کا انٹرویو سن رہا تھا، میری منطق نہیں سمجھ میں آئی کہ آپ اگر فرض کریں آپ نے ان کو آرڈر، ان مشینوں کا آرڈر کر دیا اور اس کے بعد اتفاق رائے نہیں ہوا تو پھر کیا ہو؟ یہ میرا خیال ہے پی ٹی آئی دو معاملات میں جلدی میں لگتی ہے، ایک اوورسیز پاکستانیز کے مسئلے پر اور ایک الیکٹرک مشین کے مسئلے پہ. یہ میرا خیال ہے جب تک اتفاق رائے نہ ہو، میرا خیال آرڈیننس لا کے غلطی مرتکب اس لیے کہ پھر اتفاق رائے بالکل بھی نہیں ہو پائے گا. اور یہ ماحول بالکل بھی مجھے نظر نہیں آتا کہ جس میں گورنمنٹ اور اپوزیشن جو ہے اس معاملے پہ ایک پیج پہ آ پائیں گی. صحیح. اچھا مزہ صاحب، یہ جو ضمنی انتخابات ہو رہے ہیں اس میں ایک اور اہم سوال بھی اٹھ رہا ہے، اور وہ یہ ہے کہ ایک تاثر جو ہے وہ ہمیشہ سے پایا جاتا ہے کہ جو حکومت میں جماعت ہوتی ہے ضمنی انتخاب میں اس کو فائدہ ہوتا ہے، لیکن یہاں تو تمام معاملہ الٹ نظر آتا ہے. 12 ضمنی انتخاب ہوتے ہیں تو اس میں سے 11 میں جو حکومتی جماعت ہے اس کو شکست ہوتی ہے اور صرف ایک سیٹ جو ہے وہ پی ٹی آئی جیتتی ہے. تو کیا سمجھا جائے؟ پی ٹی آئی غیر مقبول ہو رہی ہے؟ اور اگر اس طرح کی چیزیں ہو رہی ہیں تو کیا وجوہات آپ کو اس کی نظر آ رہے ہیں؟ دیکھیے، پی ٹی آئی کے لیے یہ لمحہ فکریہ ہے پی ٹی آئی کے لیے، اور اس میں بہت سے انتخابات میں پی ٹی آئی کے اندرونی اختلافات جو ہیں وہ نتائج پر اثر انداز ہوئے ہیں. کراچی میں بھی آپ دیکھ لیں، نوشیرہ میں دیکھ لیں، پنجاب کے اندر دیکھ لیں، بڑے واضح گروپ پی ٹی آئی کے اندر نظر آتے ہیں، اور ان کے اثرات ظاہر ضمنی الیکشن میں آتے ہیں. پسند ناپسند کے معاملات ہوتے ہیں. پھر ابھی پچھلے کچھ عرصے میں جو جہانگیر ترین فیکٹر سامنے آیا ہے، اس نے معاملات کو اور الجھا دیا ہے. تو زیادہ جو پرابلم آ رہی ہے وہ پی ٹی آئی کے اندر کی پرابلمز آ رہی ہیں، اپوزیشن سے ایز سچ کچھ چیلنج نہیں ہے. دوسرا، مہنگائی مسلسل گورنمنٹ کے کنٹرول میں نہیں آ پا رہی. وہ کسی بھی سارے اقدامات کرنے کے باوجود مہنگائی جو ہے وہ نہیں آ رہی کنٹرول میں.
تو یہ سارے فیکٹر ابھی آنے والے وقتوں میں پھر بجٹ آئے گا تو اس میں بھی امکان اسی چیز کا ہے کہ شاید مہنگائی بہت زیادہ کنٹرول نہیں کر پائے، حالانکہ کچھ اقدامات ضرور کریں گے۔ صحیح ہے، بہت شکریہ۔ تیسری اہم بات یہ کہ پنجاب میں مسلم لیگ نون یہ بات ثابت کر رہی ہے کہ اس کا ووٹ بینک انٹیکٹ ہے۔ تمام تر ان افواہوں کے اور اس طرح کی کیمپین کے کہ نواز شریف کا بیانیہ پٹ گیا ہے، یہ ریزلٹس شو کر رہے ہیں کہ مسلم لیگ نون جو ہے اپنے تئیں ان کا ووٹ بینک پوری طرح انٹیکٹ ہے۔ کچھ ضمنی الیکشن میں اوپر نیچے ہوتا ہے، لیکن پی ٹی آئی نے بہت بڑا جو ہے ووٹ بینک لوز نہیں کیا ہے۔ کچھ جگہوں پہ وہ کلیم کرتے ہیں کہ ان کا ووٹ بینک بڑا ہے، لیکن ظاہر ہے ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے جو الیکشن جیتتا ہے وہی سکندر ہے۔ صحیح، بہت شکریہ مظہر عباس صاحب۔ بالکل پی ٹی آئی کو بھی اس پر یقیناً تشویش ہے بھی اور ہونی بھی چاہیے، اور وزیراعظم صاحب نے وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار سے بھی اس حوالے سے جواب طلب کیا ہے، پوچھا ہے کہ آخر کیا وجوہات ہیں کہ کیوں جو ہے وہ پنجاب میں اس طریقے سے پی ٹی آئی غیر مقبول ہو رہی ہے، یا پھر اگر غیر مقبول ان کے کھاتے میں نہیں بھی ہو رہی تو اگر الیکشن نہیں جیت رہے تو پھر ایک تاثر تو یہی قائم ہوتا ہے، تو اس کی کیا وجوہات ہیں اس کا پتہ کیا جائے۔ بہرحال مظہر صاحب کا یہ خیال ہے کہ نون لیگ کافی حد تک یہ تاثر برقرار رکھنے میں کامیاب ہو چکی ہے کہ نون لیگ کا ووٹ جو ہے وہ پنجاب میں انٹیکٹ ہے۔ ایک چھوٹا سا بریک لیں گے، بریک کے بعد واپس آتے ہیں، ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک جی۔ قومی اسمبلی میں قائد حزب اختلاف اور مسلم لیگ نون کے صدر شہباز شریف نے اپنا نام بلیک لسٹ سے نکلوانے کے لیے لاہور ہائی کورٹ سے رجوع کر لیا ہے۔ درخواست میں وفاقی حکومت، وزارت داخلہ، ایف آئی اے کو فریق بنایا گیا ہے۔ شہباز شریف کی جانب سے علاج کی غرض سے بیرون ملک جانے کے لیے عدالت میں یہ پٹیشن جو ہے وہ دائر کی گئی ہے۔ سینیٹر اعظم نذیر تارڑ اور امجد پرویز نے شہباز شریف کی جانب سے لاہور ہائی کورٹ میں پٹیشن دائر کی، جس میں استدعا کی گئی ہے کہ وہ بیرون ملک علاج کی غرض سے جانا چاہتے ہیں، اس لیے ان کا نام بلیک لسٹ سے نکالا جائے۔ 3 دفعہ ملک کے سب سے بڑے صوبے کے وزیر اعلیٰ رہنے والے شہباز شریف نے اپنی اس پٹیشن میں کہا ہے کہ مجھے آشیانہ اقبال ریفرنس، رمضان شوگر ملز ریفرنس میں عدالت سے ضمانت ملی تھی، جس کے بعد میں بیرون ملک گیا اور پھر وطن واپس بھی آ گیا۔ میرا نام بلیک لسٹ میں شامل کرنا بنیادی حقوق کی خلاف ورزی ہے۔ وفاقی حکومت کو درخواست گزار کا نام بلیک لسٹ سے نکالنے کا حکم دیا جائے۔ آج عدالت میں بیرون ملک جانے کے حوالے سے پٹیشن کے بعد شہباز شریف سے پاکستان میں چین کے سفیر نانگ رانگ اور برطانوی ہائی کمشنر کرسچن ٹرنر سے الگ الگ ملاقاتیں بھی ہوئی ہیں۔ ملاقاتیں جو تھیں ان میں شاہد خاقان عباسی صاحب اور مسلم لیگ نون کی جو ترجمان ہیں مریم اورنگزیب صاحبہ وہ بھی موجود تھیں۔ ملاقات میں دو طرفہ امور، ملک کی سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال ہوا ہے، اور ذرائع یہ بتا رہے ہیں کہ قائد حزب اختلاف نے موجودہ حکومت کی جانب سے اپوزیشن کی خلاف جاری کارروائیوں سے متعلق بھی برطانوی ہائی کمشنر کو آگاہ کیا ہے، جبکہ خطے کی صورتحال پر بھی تبادلہ خیال ہوا ہے۔ ملاقات کے کیا اغراض و مقاصد تھے، اس پر بھی یقیناً ہم بات کریں گے، اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی بات کریں گے کہ وزیر اعظم کے اس بیان کی جو آج لاہور میں تقریب سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے دیا ہے، اپنے اس خطاب میں وزیر اعظم عمران خان نے پی ڈی ایم پر تنقید کے خوب نشتر جو ہیں وہ چلائے ہیں۔ جو حکومت میں آنے سے پہلے کیا تھے اور آج اربوں خربوں پتی بن چکے ہیں، وہ احتساب دینے کے لیے تیار نہیں ہے کہ وہ سمجھتے ہیں ہم قانون کے اوپر ہیں۔ وہ اپنے آپ کو عام لوگوں کی طرح، یہ قانون تو عام لوگوں کے لیے ہوتا ہے، طاقتور کے لیے قانون نہیں ہے پاکستان میں۔ اس لیے ساری یونین بنی ہوئی ہے پی ڈی ایم کے نام سے کہ جی ہمیں این آر او دے دو، باقی عام لوگوں کے لیے تم نے جیل ڈالنے تو بشک ڈال دو۔ ہماری یہ آج جنگ ہے، یہ 2 چیزیں کرنی ہے، طاقتور کو قانون کے نیچے لے کے آنا ہے اور کمزور کے لیے یہ ریاست میں ذمہ داری لینی ہے اوپر اٹھانے کے لیے۔ آج پاکستان میں شور مچا ہوا ہے، سب چور اکٹھے ہو گئے ہیں۔ 30 سال سے حکومت کرنے والے حکومت میں آنے سے پہلے کیا تھے، آج خربوں پتی ہیں، وہ حساب دینے کے لیے تیار ہی نہیں، خود کو قانون سے بالا تر سمجھتے ہیں۔ عمران خان کا کہنا تھا کہ پی ڈی ایم کے نام سے یونین بنے ہوئے ہیں، جس کا مقصد ہے کہ ہمیں این آر او دے دو، عام لوگوں کو بے شک جیل میں ڈال دو۔ شاید جیسے جیسے وقت گزرتا جا رہا ہے، وزیر اعظم عمران خان کی شکوے شکایتوں میں اضافہ بھی ہوتا جا رہا ہے۔ آج بھی انہوں نے انصاف کے نظام کو کٹہرے میں کھڑا کیا اور کہا کہ ہمارا نظام انصاف جو ہے وہ طاقتور ڈاکو کو نہیں پکڑ سکتا۔ ادارے آپ کے پاس ہیں، آپ حاکم وقت ہیں، آپ کو عوام نے نظام میں بہتری کا مینڈیٹ دیا ہے۔ اگر آپ بھی عوام کے سامنے مجبوریوں کا رونا رو دیں گے تو پھر عوام کہاں جا کر فریاد کرے گی؟ یہ ایک بڑا سوال ہے ان تمام گلے شکووں کے بعد عوام کا ہی۔ مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما محمد زبیر صاحب نے ہمیں جو ہے وہ جوائن کیا، بہت شکریہ زبیر صاحب۔ مسلم لیگ نون جو ہے وہ 4 دہائیوں سے حکومت کر رہی ہے۔ شہباز شریف صاحب خود 3 دفعہ جو ہے وہ ملک کے سب سے بڑے صوبے کے وزیر اعلیٰ رہے ہیں۔ آج جب شہباز شریف صاحب کی جانب سے یہ پٹیشن دائر کی گئی کہ ان کو علاج کی غرض سے باہر جانا ہے، تو پھر بہت سارے سوالات اٹھے کہ آخر
क्यों अपनी हुकूमत, इतनी तवील हुकूमत के दौरान एक भी अस्पताल इस तरह का नहीं बना पाए मियां शहबाज शरीफ साहब के, जहां पर उनका अपना इलाज हो सके? तो आवाम की तरफ से ये शिकवे शिकायतें तो उठ रहे हैं। जुबैर साहब, क्या कहेंगे आप? एक मेरा ख्याल है पाकिस्तान में ये जो पढ़ा लिखा क्राउड है ना, ये सबसे ज्यादा बचकाना बातें करता है कि पाकिस्तान में फ्रांस जैसी रोड्स क्यों नहीं है, पाकिस्तान में ऑस्ट्रेलिया जैसा ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम क्यों नहीं है, या पाकिस्तान में हेल्थ केयर सिस्टम अमेरिका जैसा क्यों नहीं है। भाई पाकिस्तान इज अ पुअर थर्ड वर्ल्ड कंट्री। इसी दौरान 4 मिलिट्री हुकूमतें रही है ना। मुशर्रफ साहब थे अभी वेरी रिसेंटली, तो बना लेते तो 9 साल थे, उनको तो किसी से इजाजत भी नहीं लेनी होती थी, उनको तो कोई एनएससी अवार्ड की भी परवाह नहीं करनी पड़ती थी, उनको तो किसी असेंबली के पास भी नहीं जाना पड़ता था, बना लेते ना। नहीं बनाया, ये तो नहीं कि मुशर्रफ साहब चाहते नहीं थे यहाँ अच्छे अस्पताल बने, या मुशर्रफ साहब नहीं चाहते थे कि एजुकेशन सिस्टम यहाँ अच्छा ना हो। इज द रियलिटी। हमने बहुत अस्पताल बनाए, वर्ल्ड क्लास अस्पताल बनाए, लिवर का जो अस्पताल वहाँ लाहौर में बनाया, हार्ट का अस्पताल पिंडी में बनाया, तकरीबन 40-50 अस्पताल 2008 से 2018 के दरमियान शहबाज शरीफ ने बनाए। क्वेश्चन तो ये है, जब ये सवाल पूछा जाता है 8 साल तो हो गई ना आपकी हुकूमत केपी में, अस्पताल बन सकता था ना 8 साल में, कौन सा अस्पताल बना दिया, कौन सा एजुकेशन सिस्टम बना जबरदस्त कर दिया, कौन सा निजाम। नहीं देखिए जुबैर साहब, हम इसमें किसी सियासत में उस तरह से नहीं जा रहे हैं। पंजाब में जो काम मियां शहबाज शरीफ साहब ने किया है, जो जबरदस्त काम किया है, लोग अभी तक उनको याद करते हैं, और शायद पीटीआई के जो वज़ीर आला हैं उनके ऊपर बड़ा प्रेशर रहता है इस चीज का कि जी शहबाज शरीफ साहब का तरीकाकार क्या था काम करने का, तो उनकी वहां पर तारीफ भी की जाती है। अब एक कंपैरिजन जो है वो ड्रॉ हो रहा है। डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा जो हैं वो आजकल कैंसर के ट्रीटमेंट का जो है वो इलाज करवा रही हैं, वो भी बड़े टफ टाइम से गुजर रही हैं, और वो जो है वो पब्लिक ऑफिस संभाले हुए हैं, काम भी कर रही हैं, तो उनको बाहर नहीं जाना इलाज के लिए, लेकिन मियां शहबाज शरीफ साहब को कैंसर के इलाज के लिए पाकिस्तान से क्यों बाहर जाना है? ये पर्सनल चॉइसेस होती हैं, पर्सनल चॉइसेस होती हैं, फाइनेंशियल रीजंस होते हैं। मैं अगर मुझे यहाँ इलाज कराना है तो इसका मतलब ये है कि मैं सबको फोर्स करूँ। अगर मैंने अपने बच्चे को यहाँ पढ़ाया है तो मैं सबको कहूँ कि आप बाहर ना जाएं। भाई अपनी पर्सनल चॉइसेस होती हैं। जहांगीर तरीन साहब बाहर गए थे ना इलाज कराने के, गवर्नर पंजाब गए थे ना इलाज कराने के लिए। ये कौन सा क्वेश्चन होता है भाई? या तो आप उसकी इंटेग्रिटी पर चैलेंज करें कि इसके पैसे ही गलत बनाए इसके, बट ये तो मानना पड़ेगा कि हर शख्स को बेस्ट इलाज कराने का राइट है। ये नहीं, हर शख्स को बेस्ट एजुकेशन। हमारे सबके पीटीआई के कितने लीडर्स हैं जिनके बच्चे बाहर यूनिवर्सिटीज में पढ़ते हैं नहीं पढ़ते भाई? उनके तो उनसे ये पूछे कि जी केपी के आप 8 साल क्यों नहीं आपने यूनिवर्सिटी बना ली थी? अब आपका बच्चा नहीं जाता है। केपी के कितने मिनिस्टर्स होंगे, कितने लीडर्स होंगे जिनके बच्चे बाहर पढ़ते हैं? ये डिबेट ये नहीं होती है। जो पाकिस्तानी अवाम जो आप कह रही है ना, पाकिस्तानी अवाम को 3 मेजर चीजों का जवाब चाहिए। ठीक है, बिल्कुल पर्सनल चॉइसेस होती हैं जुबैर साहब, बिल्कुल पर्सनल चॉइसेस होती हैं। और जी पाकिस्तान के अवाम को 3 चीजें चाहिए थी। मासेस की हम बात कर रहे हैं, जहाँ 40-45% लोग गुर्बत की लकीर से नीचे रह रहे हों, और वो गुर्बत की लकीर से नीचे बढ़ते चले जा रहे हों, जैसे 1.5 करोड़ लोग पिछले 2.5 साल में ऐड होंगे, उनके लिए बेरोजगारी, गुर्बत और महंगाई सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट थे। आपने कारें भेज दी थी प्राइम मिनिस्टर हाउस की, 2.5 साल के बाद आपने नई कारें उससे 10 टाइम्स प्राइस पर ज्यादा ले। ये इस किस्म की चीजों से लोग नहीं इम्प्रेस होते। लोग उससे इम्प्रेस होंगे जब आप महंगाई कम कर सकेंगे, जब आप चीनी की कीमत कम कर सकेंगे, जब आप आटे की कीमत, रोटी की कीमत, प्याज की कीमत। चले ठीक है जुबैर साहब, ठीक है, मैं बिल्कुल आपका नुक्ता समझ गई हूँ। और बिल्कुल पर्सनल चॉइसेस होती हैं, और बिल्कुल वही बाहर जा सकता है जो कि अफोर्ड कर सकता है, जो नहीं बाहर जा सकता, जो नहीं अफोर्ड कर सकता वो नहीं जाएगा। लेकिन इस सवाल के साथ एक और चीज जो जोड़ी जा रही है वो मियां नवाज शरीफ साहब का इलाज की गर्ज से बाहर जाना भी जोड़ा जा रहा है कि वो भी गए थे, अभी तक वापस नहीं आए। तो फिर ये भी सवाल उठते हैं कि शायद मियां शहबाज शरीफ साहब अगर जाएं तो वो भी वापस हो सकता है कि ना आए जब तक वो ठीक ना हो। ये लेजिटिमेट सवाल है बिल्कुल, और दोनों का केस डिफरेंट है, क्योंकि शहबाज शरीफ साहब 2 दफा या 1 दफा बाहर गए थे, और पिछले साल मार्च में कोविड जब शुरू हुआ था तो लास्ट फ्लाइट जो थी पाकिस्तान आने वाली उसमें वो खुद अपनी चॉइस से वापस भी आए थे। तो एक तो ये पूरी फैमिली का एहतसाब एक साथ नहीं होता है, इंडिविजुअल्स का अलग अलग बिहेवियर होता है। जहाँ तक मियां नवाज शरीफ का ताल्लुक है, मियां नवाज शरीफ के साथ जो हुआ था वो किसी और के साथ पाकिस्तान की तारीख में हुआ नहीं, कि उनको उस जुर्म में डिस्क्वालीफाई किया गया जिसकी कोई हैसियत ही नहीं थी। और अभी सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला है एसेट के मुतालिक कि अगर ना कोई शो करे तो उससे आप डिस्क्वालीफाई नहीं कर सकते, और या तो कोई एसेट था ही
यहाँ तो एक छोटा सा अमाउंट है रिसीवर का अकामा का, जिसके बुनियाद पर अच्छा उनको डिस्क्वालीफाई किया गया। फिर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जी इनके ऊपर नैब रेफरेंसेस फाइल करे, जो कोई सुप्रीम कोर्ट का राइट नहीं है कि नैब को फोर्स करे। फिर मॉनिटरिंग जज को बता दिया और फिर ये कहा गया कि इनका फैसला जो 6 से 9 महीने में आए। और फिर फैसला जो हुआ वो जो जज साहब थे उसको मिसकंडक्ट पर उस केस में फारिग कर दिया गया। अल्लाह जन्नत नसीब करे उनको तो मिसकंडक्ट पर उस केस में, भाई तो जो केस था तो उसकी मिसकंडक्ट का क्या होगा, उसका क्या सवाल होगा। तो हमारी नजर में मियां नवाज शरीफ को इंसाफ के तकाजे नहीं मिले और ना मिलने का चांस है, वो अपनी गर्दन आके नहीं फंसा सकते, ये कोई लॉजिक नहीं बनती है। और इस मुल्क में अगर कोई ये क्लेम करता है कि मियां नवाज शरीफ के साथ इंसाफ हुआ है तो बिल्कुल इंसाफ नहीं हुआ। ये हमारी चॉइस है, सारे मुस्लिम लीग लीडर्स की, वर्कर्स की चॉइस है कि शुड रिमेन आउटसाइड जब तक ऐसे हालात ना हो जब वो वापस आके इंसाफ उनको मिल सके। सही है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल आपकी चॉइस है। मोहम्मद जुबैर साहब हमारे साथ मौजूद थे, सीनियर रहनुमा और तर्जुमान भी हैं मियां नवाज शरीफ साहब के और मरीम नवाज साहिबा के, और उन्होंने कहा कि ये हमारी चॉइस है, हमारी लीडरशिप की चॉइस है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि आप अवामी लीडरान हैं, अवाम को तो यकीनन आप लोग जवाबदेह हैं, और जब अवाम सवाल करेगी और आप ये कहेंगे कि हमारी चॉइस है तो फिर तो मामला उल्टा ही हो जाता है। और फिर जिस तरह आपने कहा कि मियां नवाज शरीफ साहब के साथ जो हुआ और जिस तरीके से वो उन्होंने सजा काटी और फिर वो बाहर गए, तो ये चीज़ तो मेरे ख्याल में मियां शहबाज शरीफ साहब भी कह सकते हैं कि मैंने भी जेल काटी है, मेरे साथ भी बड़ी ज्यादती हुई है और अब मैं बाहर जाऊंगा तो फिर मैं वापस नहीं आऊंगा। तो बहुत सारी इस तरह की चीज़ें हैं जो कि शायद मद्देनजर रखी जाएंगी इस पिटिशन को देखते हुए, इस दरखास्त को जब देखा जाएगा कि मियां शहबाज शरीफ साहब ने बाहर जाने की इजाज़त मांगी है। बहरहाल ये भी एक सियासी मसला आने वाले दिनों में बन सकता है, क्योंकि हो सकता है कि पीटीआई की हुकूमत कहे कि हम जो है वो इजाज़त नहीं देते, मरीम नवाज साहिबा को भी वो इजाज़त जो है वो नहीं देंगे, और उसके ऊपर हमने देखा है कि बहुत सियासत भी होती रही है। एक छोटा सा यहाँ पर बहरहाल ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, साथ रहिए। पहली बारिश में वसीम अकरम प्लस ऑफ डीजी खान जनाब उस्मान बुज़दार वज़ीर आला पंजाब की तहसील कोहे सलमान में करोड़ रुपए बारिश में बह गए हैं। उस्मान बुज़दार की आबाई तहसील कोहे सलमान की यूनियन काउंसिल फाजिला कच्छ में 4 करोड़ रुपए से जायद की खतीर रकम खर्च करके मल्टी पर्पज स्टेडियम बनाया गया। गुज़श्ता रात जब पहली बारिश बरसी तो स्टेडियम बर्दाश्त नहीं कर सका और नाक़िस तामीर के सबब पहली बारिश में ही दीवारें गिर गईं। दीवारें गिरने के साथ ही तब्दीली सरकार के नारे भी ज़मीं बोस हुए। उस्मान बुज़दार के वज़ीर आला बनने के बाद इस पसमानदा तहसील में रिकॉर्ड तरक्याती मंसूबों पर काम हुआ, लेकिन इस रिकॉर्ड काम के पीछे कोई हिकमत अमली थी, ना कोई रिसर्च थी। जब मंसूबे की बुनियाद रखी गई थी तो शायद जल्दबाजी में ना जगह का जायजा लिया गया था और ना ही कंस्ट्रक्शन की प्लानिंग की गई। ज़राए से हासिल मालूमात के मुताबिक जहां स्टेडियम बनाया गया वो जगह बारिश के पानी की गुजरगाह थी। जगह का इंतखाब करने वाली टीम क्यों इस इशू को मद्देनजर रखना भूल गई कि बारिश से होने से नुकसान होगा। फिर जब तामीर शुरू कर दी गई तो तामीर के लिए नाकिस मटीरियल का इस्तेमाल हुआ। जगह का इंतखाब और नाकिस मटीरियल के इस्तेमाल से ये बात बज़ाहिर दुरुस्त साबित होती दिखाई देती है कि करप्शन के खिलाफ जंग लड़ने वालों की अपनी हुकूमत और वज़ीर आला के अपने ही शहर में उनकी नाक के नीचे खुल्लम खुल्ला करप्शन और एसओपीज की खिलाफ वर्जी जो है वो हो रही है। अवाम के टैक्स के पैसे को अवाम के लिए खर्च तो किया जा रहा है, लेकिन इस पैसे से बनाए गए प्रोजेक्ट से ना तो कोई अवाम को फायदा हो रहा है और ना ही मुल्क तरक्की करता हुआ नजर आ रहा है। मौजूदा हुकूमत के वज़रा बशमूल वज़ीर आज़म इमरान खान मुल्क में करप्शन का जिम्मेदार साबिका हुकूमतों को गर्दानते आ रहे हैं, जबकि ये भूल रहे हैं कि मौजूदा हुकूमतें भी तरक्याती कामों के जो बजट इशू हैं वो कर रही हैं। बजट रिलीज होने के बाद कितना तरक्याती कामों पर खर्च हो रहा है और कितना जेबों में जा रहा है, अगर इस पर नजर रखी जाए तो शायद तरक्की की रफ्तार और जो मंसूबों की तकमील है वो बगैर खसारे के मुकर्रर मुद्दत में पूरी हो सकती है और कौमी खजाने को मजीद नुकसान से भी बचाया जा सकता है। मगर हमें साबिका हुकूमत पर इल्ज़ाम लगाने से फुर्सत मिले तब ना। इसके साथ ही प्रोग्राम का वक्त जो है वो यहाँ पर ख़त्म होता है। आपसे इंशाअल्लाह मुलाकात होगी अगले हफ्ते। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए।